अच्छा देखो यहाँ पे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का हम लोग बहुत बड़ा चैप्टर लास्ट क्लास कंप्लीट किए, है ना, 2 दिन लग गया था हम लोग को सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब हम लोग आते हैं स्मॉल बिजनेस में। हम तुम लोग को क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे, समझ में आ रहा है। हम तुम लोग को लिखा हुआ मतलब पेन वाला जो लिखा हुआ क्लास नोट्स रहता है वो हम तुम लोग को अवेलेबल करवा देंगे। मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, हम बैठ कर डिक्टेट किए हैं, और जो स्टूडेंट मतलब है अच्छा जो लिख सकता है, जिसका स्पीड अच्छा है, हैंड राइटिंग अच्छा है, पूरा आंसर्स हम चेक करके इससे पहले वाला चैप्टर का CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये सब का मेरा एक तो टाइप्ड नोट्स है जो बुक का है, अलग अलग बुक्स का है, वो भी हम तुम लोग को दे देंगे, और एक मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स हम भी दे देंगे। थ्योरी में नोट्स का तुम लोग को कोई कमी नहीं होगा, ईजिली हम तुम लोग को प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं लेना। बस भाई पढ़ना तो तुम लोग को पड़ेगा, ये तो नहीं है नोट्स हम याद करके जाके एग्जाम में दे देंगे, नहीं। नोट्स हम दे देंगे बेस्ट से बेस्ट, बुक्स का दे देंगे, अपना दे देंगे, लेकिन पढ़ना तुमको होगा। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 8, ये 3rd चैप्टर है सेमेस्टर 3 का, सॉरी सेमेस्टर 2 का, क्लास 11 का। इस चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस। स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा, और बिजनेस का मतलब धंधा। तो छोटा धंधा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। छोटा धंधा या स्मॉल बिजनेस जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलो सबसे पहले आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? या एंटरप्रेन्योर है ना, सुनते ना, सब बोलते हैं, कोई बोलता है एंटरप्रेन्योर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो पर्सन जो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल डालता है, अपना वक्त देता है, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंगेज करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेस है, इस पूरा प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोला जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है द वन हु अंडरटेक्स एन इंडिवियर, मतलब वो जो एक काम को अपने से जिम्मा ले रहा है करने का। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच आइदर एन इंडिविजुअल और अ टीम identifies business opportunity and acquires and deploys the necessary resources required for its exploitation। नॉर्मल वर्ड में बोले वो इंसान जो पैसा लगाता है, मेहनत कर रहा है, सब चीज़ों को इंगेज कर रहा है, जमा कर रहा है और अपना काम को स्टार्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप एक अल्हम्दुलिल्लाह एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं। ये एक प्रोसेस, जैसे कि बिजनेस और बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस करता है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन को बोला गया है एंटरप्रेन्योर और बिजनेस को बोला गया है एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया बात? ये एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, पर्सन, और प्रोसेस को बोलते हैं बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। अब एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ क्वालिटीज, पहला एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल चैरिटी आप करने नहीं बैठे हो, आप धंधा करने बैठे हो, ठीक है ना। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हाँ, आप जो प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हो। एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम रहता है, एक प्रोसेस रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी रहना चाहिए। क्या मतलब है सर इसका? लॉफुल एक्टिविटी का मतलब होता है कि लीगल काम, 4 दोस्त मिलके बिजनेस स्टार्ट किया लोगों को ठगने का, और उसको नाम दे दिया एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं भाई, ये इलीगल काम कर रहे हो तुम लोग कॉल सेंटर कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, ठीक है ना। कर नहीं रहे हो, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हुआ, ये इलीगल हो गया। अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं रहना चाहिए। क्रिएशन ऑफ वैल्यू, तुम कुछ वैल्यू क्रिएट करो। अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया यार? देखो क्रिएशन ऑफ वैल्यू, आप कुछ वैल्यू क्रिएट करो। देखो बिजनेस तभी कहलाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप तभी नहीं कहलाएगा जब आप वैल्यू क्रिएशन में इन्वॉल्व हो, मतलब आप कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। भाई क्या कर रहे हो? वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हो, चाहे सर्विसेज दे रहे हो, चाहे प्रोडक्ट दे रहे हो। हाँ, इनोवेशन,
यहाँ पे क्या आता है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व इनोवेशन। देखो ओला इनोवेटिव आइडिया था ना, बिल्डिंग के नीचे का 4 चक्का आ जाना है। पहले हम लोग तोपसे में रहते थे, हम लोग को जाना पड़ता था, अगर मान लो कार करना, हमको याद है छोटे थे पापा लोग के साथ जाते थे घूमने घूमने, तो मेरा घर जीजे खान रोड में, टाली खोला से हम लोग वॉक करके, या सब फैमिली वाले लोग वॉक करके जाने पड़ता था। कहाँ मालूम है, बाईपास, शिमला बिरयानी या फिर बाईपास, उतना चलो तब टैक्सी का कुछ इंतजाम होता था, है ना। हाँ, खाल के पास जाना पड़ता था मार्केट में। अभी कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट मारो भाई बिल्डिंग के नीचे उबेर। भले उबेर वाला आके 4 तो गाली तुमको दे देगा, इतना अंदर रहता है, भीड़ है ये, लेकिन गाड़ी तो पहुंच जाएगा ना, भले मन में गाली दे देगा तुमको, बट गाड़ी तो तुम्हारा पहुंच जाएगा। तो एक इनोवेटिव आइडिया था ना, उबेर, ओला, रैपिडो। ये यार जब एक आदमी को जाना है, क्या दरकार 300 रुपया उबेर में देने का, बाइक में बैठो 60-70 रुपये में पहुंचा देगा वो तुमको। तो ये सब क्या, दीज आर ऑल इनोवेटिव आइडिया, दीज आर ऑल एंटरप्रेन्योरशिप। जोमैटो, तुम बैठो घर में ला रहे खाना, घर में ला के दे रहे, भले डबल पैसे लेंगे, कोई बात नहीं है, तुमको बाहर निकलने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है बात? अर्बन कंपनी भी सर, सही, अर्बन कंपनी, बहुत सारे, दीज आर ऑल इनोवेटिव आइडिया। ये सब क्या है, इनोवेटिव आइडिया है। अभी हम ऑनलाइन जो पढ़ाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट को, इनोवेटिव आइडिया ही तो हुआ ना भाई। रिस्क, क्या मतलब है रिस्क का, रिस्क है, एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क इन्वॉल्व है ना भाई। आप कुछ आइडिया सोचे, आप धंधा ना किए, वर्क नहीं किया तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब इसका फीचर्स है। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस है, पहले ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लोगों का सेविंग्स को लगाकर उसमें रेवेन्यू जनरेट करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मोहल्ला का आधा से ज़्यादा लड़का लोग जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो लफंगा लोग तरह घूमता था पहले, अभी देखो सब जो EMI में बाइक निकाल के ओला, रैपिडो में, ओला में, जोमैटो में, जेप्टो में, अच्छा चीज़ है, खराब बात नहीं है ये। पहले ये हम घूमता था, आवारागिरी करता था भाई, काम नहीं है। देखो ये लोग गिग वर्कर्स है, गिग है ना। गिग वर्कर्स का क्या मतलब है, मतलब ये सब जो ओला उबेर वाले लोग जो है, रैपिडो वाला लोग है, ठीक है ना। देखो ये लोग मन मौजा, आज का जो जनरेशन है वो मन मौजा टाइप का है, मतलब 9 to 5 जॉब उसको नहीं चाहिए। मेरा कोई मालिक नहीं रहे, किसी का 4 बात हमको सुनना नहीं है, मेरा जब दिल होगा हम काम करेंगे, मेरा जब दिल नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे। ओला उबेर वाला लोग, रैपिडो जोमैटो वाला लोग, स्विगी वाला लोग यही ऑफर किया, जाओ उठो, दिन में 2 बजे उठो, जाओ काम करो, है ना। रात में चलाना है गाड़ी, जाओ रात में चलाओ, दिन भर सो के रहो। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। सोशल बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, आपको क्वालिटी गुड्स देता है रीजनेबल प्राइस में। आदमी बोलते नहीं ओला में रिस्क है, भाई वो टैक्सी में रिस्क था, पर तुम टैक्सी वालों को थोड़ी जानते थे। 20 रास्ते में लेके गया, रोका, बोला चल पॉकेट में जो है निकालो, अब तो है ना। लेकिन ओला उबेर वाला लोग करेगा नहीं भाई, उसका पूरा डिटेल है तुम्हारे पास, उसका पूरा डिटेल है कंपनी के पास। तो एक सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कम दाम में प्रोवाइड कर रहा है, कम कॉस्ट में प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, देखो इससे क्या होना, वो सब स्टेट जो अंडर डेवलप्ड है वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब के इससे इनोवेशंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए है, ठीक है ना। इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, अपना इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लोगों का इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहा है ना। आज से लगभग 10-12 साल पहले मेरे एक रिलेटिव है, मेरा चचेरा भाई है, तो उनका गांव में ना, तो उस वक्त मतलब नहीं होता प्लास्टिक का प्लेट, ग्लास, ये सब, हाँ फाइबर ने प्लास्टिक का जो भाजी पूड़ी जो खाते हैं जिससे, थर्माकोल कागज़ का, वो स्टार्ट किया बहुत लोकल लेवल में एकदम, साइकिल से जा के बेचारे दुकान देते थे। आज उनका टर्नओवर करोड़ों में है। ये चीज़ उस वक्त कोलकाता में चलता था, वहाँ नहीं चलता था। वहाँ अभी वहाँ इतना, अब तो हर घर में देखते हो, कुछ भी फंक्शन होता है, ए जाना घर, औरत लोग इतनी कोड़नी हो गई ये सब का, है ना। बोले अरे कौन इतना धोगा, ये करेगा, चलो थोड़ा प्लास्टिक का लेके आते हैं या कागज़ के लेके आए, देखने में फैंसी लग रहा है, डायरेक्ट मोड़ो फेंक दो, है ना। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रहा है इससे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लोगों में बढ़ रहा है कि जॉब के लिए जॉब प्रोवाइड, हम सब स्टूडेंट को बोलते हैं जॉब, ये मत सोचो जॉब करना है भाई, जॉब प्रोवाइड करो, तुम अपना कुछ स्टार्ट करो ना, तुमको क्यों जॉब के पीछे भागना है। एक स्टूडेंट 21 साल में ग्रेजुएशन कर ले रहा है, 22 साल में ग्रेजुएशन कर ले रहा है,
उसको ढंग का नौकरी मिल ही रहा नहीं है, वो कंपटीशन का तैयारी करते जा रहा है, 5 साल 6 साल 10 साल 30 साल का हो गया, उसके पास कोई इनकम का अर्निंग नहीं है, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहा है, चाहे नीट का हो गया, यूपीएससी का हो गया, डब्ल्यूबीसीएस का हो गया, बीपीएससी का हो गया। आपको भाई ठीक है, तुम पढ़ाई स्टार्ट करो, अपना 12 के बाद प्रिपरेशन में लग जाओ, 18 में 12 होता है, प्रिपरेशन में लग जाओ, 3 साल 4 साल दो वहाँ पे, जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ 21-22 में आप अपियर करो, 1-2 अटेम्प्ट दो, अगर 1-2 अटेम्प्ट में देख रहे आप 3-4 साल प्रिपरेशन कर लिए, उसके बाद भी 1-2 अटेम्प्ट में आपसे नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा दूर आप गए हुए, यू डू समथिंग एल्स, कुछ दूसरा करो। तुम 23-24 तक 25 तक कुछ तुम्हारा भी वक्त है, करो। तुम 32-33 में अब सोच रहे अब क्या करेंगे, भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तुम एग्जाम देते रहो साइड से, बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग के सर लोग प्रिपरेशन किए नहीं निकले, छोड़ दिए, दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन कर लिए। हाँ, दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन कर लिए, टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन कर लिए, कुछ दूसरा कमा रहे वहाँ से, महीना का 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे, एग्जाम साइड से दे रहे, बाद में एग्जाम निकल गया। एकदम घर में बैठ के बाप माँ के ऊपर एकदम वो नहीं, वो मत, लास्ट में तुमको डिप्रेशन होने लगेगा। अगर 35-36 साल की उम्र में जाके तुम अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। तो एक हमेशा बैकअप लेकर चलना है। चलो अब आते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब ऐसे नहीं कोई भी दिमाग में तुमको आइडिया आया और तुम झट से उसका धंधा स्टार्ट कर दिया, नहीं भाई। एक होता है, सबसे पहले आता है तुम्हारा डिस्कवरी ऑफ आइडिया। तुम्हारे ब्रेन में कोई आइडिया आया होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तुम उसको चेक करोगे, आइडिया ठीक तो है। उसके बाद तुम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करोगे कि ये आइडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है, ये दिमाग बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज़, तुम अपने एक्सपीरियंस से, क्रिएटिविटी से नए नए आइडियाज़ कस्टमर्स के एक्सपीरियंस से डेवलप करोगे। फिर तुम प्रॉपर प्लानिंग करोगे धंधा से रिलेटेड। अब तुम पैसा उठाओगे, रेजिंग कैपिटल, उसके बाद तुम अपना धंधा स्टार्ट करोगे, स्टार्टअप में लगा दोगे, फिर वो ग्रो करेगा और फिर तुम उसका फल बैठ के खाओगे, हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्टिंग। ये एक प्रोसेस है। अब देखो स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया याद है ना, स्टार्टअप मोदी निकाले थे, नरेंद्र मोदी लोग जो प्राइम मिनिस्टर है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया जो था एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, ताकि प्रोमोट किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत अच्छा आइडिया था, नो डाउट, ताकि यंग एस्पायरिंग लोगों को, अब देखो आजकल हम लोग के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो लड़का लोग बहुत ज़्यादा जॉब, नौकरी नौकरी नौकरी। अभी हमको अच्छा लगता है देख करके, अभी का जो यूथ है उन लोग बहुत ज़्यादा जॉब जॉब जॉब, नौकरी नहीं। लोग कोई अभी यार आइडिया इतना है, यहाँ पर तोपसिया में हम लोग का यहाँ पे पानी बेचकर आदमी लोग लखपति करोड़पति बन गया। इतना ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तुम ये तो करो, यंग मुस्लिम के पास मामा पुचका बेचते हैं, देखते हो पुचका वालों का पतला दुबला जो है, उनका फ्लैट है 50-50 लाख का। तुमको देख के लगेगा नहीं यार क्या है। एग्जैक्टली, सरकारी नौकरी तुम ग्रुप ए में रहोगे, 60,000 65,000 रुपये 70,000 रुपये सैलरी है महीना का, वो महीना का 2 लाख 3 लाख कमाते हैं। समझ में आया? तो सेम विद चाय का, वो जो अपना है अशरफिया टी हो गया, ठीक है। तो ये वो सब तो बड़ा ब्रांड है, वो सब तो बड़ा ब्रांड है, चाय सुट्टा हो गया ये सब, बट ये छोटा लेवल में हम बात कर रहे, ठीक है। तो हमेशा बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। जो भी तुम करोड़पति अरबपति लोगों को देखोगे, कोई जॉब वाला नहीं है, सब बिजनेस वाला है। समझ में आया? तो उसके तरफ देखना है। पहले हम एक ठेला में लगाए थे, अभी से 20 साल पहले। देखो, तो स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम है जहाँ एंटरप्रेन्योर लोग को डेवलप किया जाता है। बट हाँ देखो, पढ़ लिख के, अब ये नहीं है कि अभी का जो दौर है, हर दौर में बिजनेस वही कर पाया है जिसके अंदर उस दौर का स्किल है। अभी का दौर है पढ़ाई लिखाई का, साथ में डिजिटाइजेशन का, एआई का, सोशल मीडिया का। तो वो लोग जो इसको अच्छे से समझता है वो बिजनेस करेगा। अब हम, मेरा भी तो एक तरह का बिजनेस ही चल रहा है ना, तो हम नहीं पढ़ते लिखते तो क्या हम कर पाते? नहीं कर पाते, है ना। साथ ही साथ स्किल और जो भी चीज़ तुमको करना है उससे रिलेटेड नॉलेज। तुमको होटल खोलना है तो तुमको तो भाई तरीका आना चाहिए ना, है ना। ऐसे तो नहीं कि तुमको उससे रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है और तुम कर ले रहे हो, नहीं। बिरयानी वाला देखो, बिजनेस तभी सस्टेन्ड करता है ना जब उसके बारे में तुमको रिलेटेड है। जैसे कि हमको बहुत सारा चीज़ का ऑफर है, ये करने वो करने का, हम कोचिंग में ही पैसे क्यों लगाएं? बिकॉज आई एम अ टीचर, हमको पता है कि इसमें हम प्रॉफिट कर सकते हैं।
अब हम कोई कपड़ा दुकान खोलेंगे तो हमको थोड़ी कपड़ा का कोई आइडिया, कहाँ से लेना है, कितना में बेचना है, क्या बोलना है ना। या दवाई दुकान खोलेंगे तो हमसे थोड़ी चलेगा, हमको थोड़ी उसका कोई आइडिया है। तो उस इंडस्ट्री का तुमको आइडिया रहना चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, ठीक है ना, जिसमें वो गवर्नमेंट जिसमें वो लोगों को हेल्प किया जाता था। लोगों को क्या किया जाता था? हेल्प किया जाता था, जो अपना धंधा कुछ स्टार्ट करने मांग रहे हैं। गवर्नमेंट हेल्प करता था, प्रोवाइड करता था हेल्प। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर लोगों के माइंडसेट में, दिमाग में डालना, नौकरी पेशा वाला कल्चर से लोगों के दिमाग से निकालना, अवेयरनेस क्रिएट करना कि एंटरप्रेनर क्या होता है, क्या काम है इसका, मोटिवेट करना यंगस्टर्स को कि वो लोग अच्छा से अच्छा धंधा स्टार्ट करें। जेप्टो 22-23 साल का लड़का लोग स्टार्ट किया है, आज कितना $1 बिलियन फर्म है ना। फिर स्टार्टअप का अर्ली फेज को सपोर्ट करना, ये सब इसका स्टार्टअप इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव्स था, ठीक है ना। अभी स्टार्टअप का मतलब क्या है? स्टार्टअप का मीनिंग होता है एक न्यू वेंचर, एक न्यू कंपनी, एक न्यू बिजनेस जो सेटअप हो रहा है एक आइडिया के ऊपर। A startup is a company, is an entrepreneurship venture which is typically newly emerged business that aims to meet marketplace need by developing a business model around a product or service, process और प्लेटफॉर्म। एक धंधा शुरू करना, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप। अब देखो वेज टू फंड स्टार्टअप, स्टार्टअप को आप कैसे फंड कर सकते हैं, स्टार्टअप में आप कैसे पैसा लगा सकते हैं। एक है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है, बंद करो यार, बंद करो, इतना चिल्ला बंद करो ना यार। देखो बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि बाहर से पैसा नहीं ले रहे, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं ले रहे हैं, अपना पैसा खुद से बिजनेस में लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग स्टार्टअप को। हाँ समझ में आ रहा है, मतलब खुद का पैसा लगा रहे हैं। दूसरा होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब तुम लोग को पता ही होगा, है ना। क्राउड फंडिंग मतलब लोगों पब्लिक से चंदा लिए, पब्लिक से चंदा लिया गया। फिर होता है एंजल इन्वेस्टमेंट। हाँ बहुत सारा एनजीओ लोग तो वही तो करता है, क्राउड फंडिंग। बोल रहे एनजीओ खोल के बैठे हैं, पैसा खा रहा है। क्राउड फंडिंग मदरसा हो गया या जो भी हो गया, एनजीओ हो गया। एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई पैसा वाला इंसान जो जिसको तुम्हारा आइडिया पसंद आया है और तुमको पैसा दे दिया कि ठीक है भाई चलो करो। जैसे रतन टाटा जो भी इंतकाल कर गए, तो वो जो थे वो एंजल इन्वेस्टर थे। ओला जैसे कंपनी में वो इन्वेस्ट करके रखे थे, पता है। तो ही वॉज एन एंजल इन्वेस्टर। वो छोटा छोटा कंपनी पे जो नए नए स्टार्टअप है उसमें पैसा देते थे बच्चों लोगों की, जाओ भाई करो, स्टार्ट करो। तो ये हो गया एंजल इन्वेस्टर। हाँ रिस्क उठा रहे तो उनको। एक होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है एक बड़ा फर्म, एक बड़ा बिजनेस जिसका काम ही है स्टार्टअप को पैसा पहुंचाना, पैसा देना। हाँ उस तरह का, ठीक है, वो हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है कि भाई लो तुमको स्टार्टअप को हम पैसा पे कर रहे हैं, और बिजनेस हेल्प भी प्रोवाइड करता है। फिर होता है बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एस्केलेटर्स। ये बिजनेस इंक्यूबेटर का मतलब होता है वो जो स्टार्टअप को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियली हो या टेक्निकल हो गया या लीगल हो गया, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि स्टार्टअप फले फूले। फिर बैंक लोन, बैंक से लोन ले लिया, बट बैंक लोन इतना ईजी भी नहीं है, कोई भी नए धंधा को लोन थोड़ी देता है बैंक, नहीं। माइक्रो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन ले लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मतलब जो मतलब बैंक नहीं है बट लोन प्रोवाइड करता है। देखिए ना औरत लोग जो लोन लेती है मोहल्ले में बैठकर सब, या छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग जो लोन लेता है। बहुत सारे टाइम गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू तुमको पैसा मिल जाता है। मुद्रा योजना हो गया, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, या फिर तुम्हारा क्या नाम है अपना वेस्ट बंगाल का जो है MDFC, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फंड, ये लोन प्रोवाइड करता है स्टार्टअप को लो इंटरेस्ट रेट में 5%, 6% में। ये सब आधा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या मतलब है सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का? देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपी का मतलब होता है इनटेंजिबल एसेट्स का राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब एक कंपनी है अरसलान रेस्टोरेंट, तो हम अब तो तोपसे में अरसलान रेस्टोरेंट के नाम से एक ब्रांच खोल लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि गुडविल पे उसका हक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है, हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है कि तुम्हारा जो क्रिएशन है, इन्वेंशन है, इसके ऊपर आपका अधिकार है, उसको कोई चीट नहीं कर सकता है। वो रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गया, गुडविल हो गया, उसका बेनिफिट सिर्फ ओनर ही ले सकते हैं। जैसे कि तुम एक बुक लिखी है, बहुत अच्छा बुक, हम बोले अरे तेरे तो बुक बहुत अच्छा है, सेल हो रहा है, हम छाप के बेचना चालू, तो हम बेच सकते हैं? नहीं, कॉपीराइट केस हो जाएगा ना, वो तो आपका आइडिया है। तो इसी सबको बोलते हैं हाँ यूट्यूब वीडियो। हाँ अब मान लो हम कैरी मिनाटी का वीडियो का डाउनलोड करके अपना चैनल से अपलोड कर देंगे, नहीं, क्योंकि ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है, टाइप्स का ही नहीं। इसमें पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। पेटेंट्स का मतलब तुम्हारा कोई आइडिया, ठीक है, हाँ तुम्हारा कोई आइडिया जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखो स्मॉल बिजनेस का मतलब क्या होता है? स्मॉल बिजनेस का मतलब होता है एनी इंटरप्राइज जिसमें 50 लोग से कम है, ठीक है, जहां पे मशीन यूज हो रहा है, और जहां मशीन यूज नहीं हो रहा वहां 100 लोग से कम है। मतलब वो बिजनेस जहां पे कैपिटल इंप्लॉयड विथ कैपिटल एसेट्स 5 लाख से कम है, मशीनरी एंड ऑल, और एम्प्लॉयमेंट तुम 100 लोगों से कम करके रखे हो। अगर मजदूरी वाला काम है, लेबर वाला काम है, अगर मजदूरी वाला काम नहीं है, मशीन से काम हो रहा है, तो 50 लोगों से कम एम्प्लॉय करके अगर आप लोगों को रखे हो तो उसको बोलते हैं स्मॉल बिजनेस। मतलब स्मॉल बिजनेस नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो छोटा धंधा, चाय का टपरी हो गया, एक कारखाना हो गया, एक छोटा सा स्टोर हो गया, दीज आर ऑल स्मॉल बिजनेस। अब स्मॉल बिजनेस का से रिलेटेड एक एक्ट निकला है इंडिया में बहुत पहले 2006 में, अभी भी है, MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अब देखो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जहां पे कुछ बनाया जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट को यूज करके, ठीक है। सर्विसेज का मतलब जहां पे सर्विसेज दिया जा रहा है, जैसे कॉल सेंटर्स हो गया, कोचिंग सेंटर्स हो गया, क्लिनिक्स हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, समझ में आ रहा है, ब्यूटी पार्लर्स हो गया, ये सब सर्विसेज सेक्टर है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो और आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से कम है तो वो है माइक्रो इंटरप्राइज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच में तो वो है स्मॉल इंटरप्राइज। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम है तो वो हो गया मीडियम इंटरप्राइज। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वो हो गया लार्ज इंटरप्राइज। MSME एक्ट है, उसके साथ लार्ज भी हम बता दे रहे। तो ये तुम्हारा बिजनेस स्मॉल है, माइक्रो है, मीडियम है, ये डिपेंड करेगा आप कितना इन्वेस्ट किए हैं प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। गॉट इट? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है ना। लेकिन सर अगर आप सर्विसेज सेक्टर में है, मान लीजिए आपका ब्यूटी पार्लर है, आपका BPO है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में 10 लाख से ज़्यादा है, कम है, माइक्रो, 10 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच में है स्मॉल, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो मीडियम, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो हो गया लार्ज। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए रूल अलग है MSME का, और सर्विसेज के लिए रूल अलग है। कौन सा बेसिस पे डिसाइड होता है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स बोल लो, ठीक है ना। क्लियर हुआ पॉइंट? वही सबको फिर से एक्सप्लेन किया है, वही सेम चीज है। अब स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल, MSME में क्या क्या आ जाता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटा मोटा इंडस्ट्री हो गया। एंसिलरी इंडस्ट्री मतलब जो बड़ा इंडस्ट्री उसको सपोर्ट करता है, जैसे कि मान लो बॉटल बना रहा है, कप बना रहा है, प्लास्टिक बना रहा है, कवर बना रहा है, ये सब हो गया। फिर तुम्हारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब
एग्रीकल्चरल से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर्स का, खादी का, ये सब एमएसएमई में आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का? पर्सनल कैरेक्टर छोटा रहता है, पर्सनल नेचर का रहता है, इंडिपेंडेंट सेल्फ मैनेजमेंट, वो एक लोग रहता है, वही धंधा कर रहा है, वही सब कुछ उसी से हो रहा है। लिमिटेड रिसोर्सेस में काम होता है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया नहीं रखा हुआ है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक जनरली जो है काम किया जाता है मशीन की मदद से नहीं, वर्कर की मदद से, तभी तो वो स्मॉल बिजनेस है। लोकल एरिया में काम करता है और सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करता है, ऐसे नहीं एकदम हेवी टाइप के ऑटोमेटेड मशीन लेके आ गया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं रहता है। अब देखो रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरिया, रूरल एरिया से रिलेटेड स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल है इंडिया में? देखो इंडिया का जो कंट्री है वो मेनली एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल बेस्ड काम होता है यहाँ पे। मेजर पार्ट ऑफ इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया, गांव देहात में रहता है। कहाँ रहता है? स्मॉल स्केल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के इकोनॉमी को डेवलप होने में। 95% इंडस्ट्रियल यूनिट कंट्री में जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज है। 40% टोटल प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल स्केल से हो रहा है। 45% एक्सपोर्ट वो स्मॉल बिजनेसेस कर रहा है, और ये लोग जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है स्मॉल बिजनेसेस। अब देखो जो बड़ा कंपनी है वो तो मशीन से काम करेगा, लेकिन जो छोटा कंपनी है वो मशीन से काम वो किससे करेगा? लेबर को खटाएगा, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है मशीन का, लेबर को रोजगार मिलेगा, है ना। स्मॉल बिजनेस में रिस्क कम होता है ऑब्वियसली जितना। अब देखो इसका क्या रोल है? सबसे पहला रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है स्मॉल बिजनेस। दूसरा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। देखो अब जो बड़ा बिजनेस है, अब रिलायंस मुकेश अंबानी को कोई शोरूम खोलना है, वो दिल्ली मुंबई में खोलेगा या जाके मुर्शिदाबाद हो गया या तुम्हारा बंकुड़ा हो गया या फिर उत्तर दिनाजपुर का कोई गांव में खोलेगा? नहीं, दिल्ली मुंबई कोलकाता में खोलेगा। लेकिन जो छोटा छोटा बिजनेस है वो लोग जो एरिया में है उसी एरिया में खोलते हैं। गांव में है तो गांव में ही स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो छोटा छोटा इंडस्ट्रीज है रूरल डेवलपमेंट होता है, बैलेंस्ड रूरल डेवलपमेंट बैलेंस्ड होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, रूरल डेवलपमेंट जो है छोटा मोटा इंडस्ट्रीज जो है ये क्या करेगा? छोटा मोटा इंडस्ट्रीज सर ये आपका लोकल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करेगा, है ना। लोकल वर्कर, लोकल सामान, लोकल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, उसको ये लोग ज्यादा यूज करेगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, पैसा को बेस्ट वे में यूज करेगा, ऐसे नहीं है पैसा पानी की तरह बहा देगा, क्योंकि पैसा लिमिटेड है उन लोगों के पास। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, सही कैपिटल यूज करेगा, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। एक्सचेंज अर्निंग, ये लोग एक्सपोर्ट करता है, अभी हम बताए थे ना 45% एक्सपोर्ट करता है छोटा मोटा इंडस्ट्रीज। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लोगों को कि भाई आपके पास कम पैसा है, आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, धंधा बना सकते हैं। लार्ज स्केल बिजनेस को ये सप्लाई करता है, जैसे कि मान लो मारुति, अब मारुति को टायर बना के कोई दे रहा है, ग्लास बना के कोई दे रहा है। पेप्सी बड़ा कंपनी, उसको कोई बॉटल बना के दे रहा है, कोई उसको स्टिकर बना के दे रहा है। जोमेटो सर कभी खाना बनाता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब क्या बड़ा बड़ा बिजनेसेस को सपोर्ट करता है छोटा छोटा धंधा, ठीक है ना। अब सर स्मॉल बिजनेसेस के क्या प्रॉब्लम है इंडिया में? ऐसा थोड़ी है हर चीज अच्छा ही है, नहीं भाई। ऑल दैट शाइन इज नॉट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है। उसी तरह हर अभी जो इतने अच्छा बात बोले तो हर चीज अच्छा नहीं है भाई, कुछ प्रॉब्लम्स भी है स्मॉल बिजनेसेस का इंडिया में। क्या प्रॉब्लम है? नंबर 1 शॉर्टेज ऑफ फंड्स का कमी रहता है उन लोगों के पास हमेशा, बेचारा लोग कम पैसा में काम कर रहा है। रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता है इन लोगों के पास, पावर सप्लाई का शॉर्टेज हो जाता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, 5G का जमाना में 3G में काम कर रहा है अभी भी। इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी उतना अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं उन लोग, उतना मार्केटिंग का पैसा ही नहीं है, उतना कॉस्ट ही नहीं इनकर कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप उतना अच्छा नहीं है, वीसी, चेयरमैन, सीईओ ये सब नहीं है। ट्रेन्ड पर्सनल लैक कर रहा है, सब धंधा सब काम अपने ही से कर रहा है ओनर। समझ में आ रहा है? ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है।
अब तुम्हारा मोहल्ला का जो बिरयानी दुकान है वो सिर्फ मोहल्ला के दुकान से कम्पीट नहीं कर रहा है, वो अरसलान से कम्पीट कर रहा है, वो अमीनिया से कम्पीट कर रहा है, वो जमजम से कम्पीट कर रहा है। अब तुम्हारा मोहल्ला का जो पिज़्ज़ा वाला है वो सिर्फ तुम्हारा मोहल्ला के पिज़्ज़ा वाले से कम्पीट नहीं कर रहा है, वो डोमिनोज, वो पिज़्ज़ा हट, सबसे कम्पीट कर रहे हैं वो। तो इन ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है स्मॉल बिजनेसेस को, क्योंकि ये दौर है ग्लोबलाइजेशन का, है ना। मोहल्ला का पिज़्ज़ा वाला अच्छा नहीं बनाया यार, मंगवा लेते हैं डोमिनोज से, क्या है, समझ में आ रहा है बात। सिकनेस मतलब बीमार पड़ जाना है ना, बट यहाँ पे सिकनेस का मतलब है कि बहुत सारा स्मॉल स्केल बिजनेस जो है दे आर लॉस मेकिंग, वो लोग बेचारा लोग लॉस में चल रहा है, लॉस में धंधा टान रहे हैं अपना, ठीक है। गवर्नमेंट का स्कीम्स है फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रूरल एरिया में भी और हिली एरिया में भी, पहाड़ी इलाका में और गांव देहात में गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम्स है। क्यों? ताकि लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो इनकम और वेल्थ, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, गांव देहात में, पहाड़ी इलाका में लोकल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, ठीक है। और लोगों को गांव देहात छोड़कर शहर की तरफ आना नहीं पड़े, क्योंकि जब वो लोग गांव छोड़कर शहर आएंगे तो एक तो उन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा बेचारे लोगों को, दूसरा प्रॉब्लम शहर में झोपड़पट्टी, कंजेशन, गंदगी और बढ़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत पैसा लेके नहीं आ रहा है ना, जाके अपार्टमेंट में घर लेंगे, वो फुटपाथ में झोपड़ी घेरेंगे। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो गवर्नमेंट बहुत सारे टाइम इंसेंटिव प्रोवाइड करता है रूरल और हिली एरिया को, ज़मीन प्रोवाइड करेगा, प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, पानी, टैक्स माफ़ करेगा, फाइनेंस देगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा कि भाई आप लोग वहीं पे धंधा करिए, टैक्स कंसेशन देगा कि आप लोग अपने एरिया में ही धंधा करिए, ठीक है ना। अब बहुत सारा गवर्नमेंट एजेंसीज है, देयर आर मेनी गवर्नमेंट एजेंसीज जो प्रमोट करता है स्मॉल बिजनेसेस को, ठीक है।